गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सबको। ये है 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर एंड आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को लेके या कंज्यूमर्स बिहेवियर को लेके। तो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था पीपीसी वाला, सारा इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज वाला। उसके बाद हमने शुरू किया कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर्स बिहेवियर जो चैप्टर है, जो यार हम कह सकते हैं जो टॉपिक है, इसके अंदर 3-4 चीजें कवर होती हैं, कह सकते हैं 3-4 चैप्टर्स कवर होते हैं। सबसे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया 3 दिनों में, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस वाला, आज इसका 3rd लेक्चर है एंड आज ये चैप्टर हम लोग क्लोज कर देंगे। इसके बाद सैटरडे संडे के बाद मंडे से हम लोग शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर, या फिर इसे कहा जाएगा आईसी एनालिसिस, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से ये चैप्टर है। ये हमें कंज्यूमर का बिहेवियर समझाएगा। कंज्यूमर्स बिहेवियर में सैटिस्फैक्शन या यूटिलिटी को समझने के साथ साथ कंज्यूमर की डिमांड को भी समझा जाएगा। जो 3rd यूनिट या सेक्शन बन जाता है इस टॉपिक के अंदर, वो है डिमांड का, जिसमें डिमांड का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कि कैसे डिमांड काम करती है कंज्यूमर की, प्लस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में भी बात होगी। सो नाउ ये सब कुछ अपने को करना है। शुरू अपन कहां से कर रहे हैं? कार्डिनल यूटिलिटी से। इन 3 दिनों में हमने जो भी 2 लेक्चर्स हुए एंड एक आज का लेक्चर, हमने क्या समझना है कि यूटिलिटी एनालिसिस किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें, फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स समझी कि यूटिलिटी क्या होता है, कैसे टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी काम कर रही है, रिलेशनशिप क्या। देखो, जो भी क्वेश्चन आंसर्स आज के लेक्चर में डिस्कस होंगे, मैं वहां पर अवॉइड करूंगी कि हम बिल्कुल टर्म्स वाले क्वेश्चन नहीं उठाएंगे कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मैं उम्मीद करूंगी कि ये चीजें हम अपने आप डिफाइन कर पाएंगे। लेक्चर्स में जो क्वेश्चन आंसर्स या एमसीक्यूज होंगे वो रहेंगे जो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करते हैं या ट्रिक करते हैं, हमें लगता है इसका क्या जवाब होगा, उनसे कैसे डील करना है वो सीखेंगे हम आज के लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर में टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हुई, डिमिनिशिंग एमयू का लॉ हमने समझा। सेकेंड लेक्चर में हमने बात की कि एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक किस तरीके से पहुंचेगा, अपने मैक्स सैटिस्फैक्शन के पॉइंट तक कैसे पहुंचेगा। आज इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आंसर आप लोग कमेंट डाउन करते जाओगे। कैसे करोगे? फर्स्ट का ऑप्शन ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, इस तरीके से आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन का नंबर है, जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो। फर्स्ट है, what does the term marginal in economics mean? मार्जिनल, जब हम शब्द यूज करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, इसका मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल, अनइम्पोर्टेंट, मिनिमम यूनिट, या फिर कोई भी जवाब सही नहीं। एडिशनल मतलब अगला, अनइम्पोर्टेंट मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मिनिमम यूनिट यानी कि सबसे छोटा यूनिट, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन क्या है? एडिशनल। हमेशा मार्जिनल में हम बात करते हैं कि आप एक जगह पर खड़े हो, आप जब दूसरी जगह पर पहुंचे, आपने कितना जंप लिया, उसकी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अगली जगह, यानी कि एडिशनल यूनिट की, एडिशनल वैल्यू की बात होगी। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। यहाँ पे यूटिलिटी शब्द ऐड कर लेंगे कि अगर एमयू हमारा नेगेटिव है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि एवरेज पॉजिटिव होगा, एवरेज नेगेटिव होगा, टोटल यूटिलिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, या फिर टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। एमयू क्या होता है कि टोटल यूटिलिटी में कितना ऐड हो रहा है, हर जंप की वैल्यू। अगर जंप आगे की जगह पीछे की तरफ लोगे तो जो टोटल वैल्यू है वो बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, घटेगी। हाँ घटेगी, पर क्या वो नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव नहीं होगा। टीयू कभी भी, टीयू क्या करेगा? डिक्रीज करना, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर।
यूटिलिटी इज जनरली रिलेटेड टू, यूटिलिटी का मतलब क्या है? सैटिस्फैक्शन, नेसेसरी, यूजलेस या यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है जब किसी चीज को काम में लिया जा सकता है, यूजलेस का मतलब होता है जब किसी चीज को काम में नहीं लिया जा सकता है। नेसेसरी जरूरी आइटम, सैटिस्फैक्शन तृप्ति की बात हो रही है कि कोई चीज कितना हमें सेटिस्फाई कर रही है, वो उसकी क्या होती है? सेटिस्फाइंग पावर होती है, उससे हम उतनी सेटिस्फैक्शन लेते हैं। तो यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? बार बार हमने इसे समझा कि किसी भी गुड की जब हम यूटिलिटी की बात करें तो हम बात करें कि वो गुड हमें कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ दैट डिफाइंस द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड इज नोन एज, ये डिमांड का क्वेश्चन है, इसे अपन लोग अवॉइड करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग, फिफ्थ क्वेश्चन पे। When the marginal utility is equal to zero, जब mu जीरो है, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ भी आपको चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिला यूनिट कंज्यूम करके, व्हाट विल टोटल यूटिलिटी बी? उस टाइम टोटल यूटिलिटी का क्या हाल होगा? टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लॉज ऑफ रिटर्न लिखा हुआ है, मिनिमम हो जाएगी टोटल यूटिलिटी, या फिर कुछ भी सही होगा। हमें पता है कि वहां पर उस पॉइंट के बाद टीयू में कोई भी एडिशन नहीं होगा, यानी कि उसका हाइट पॉइंट है, उसका मैक्स पॉइंट है। तो जब mu जीरो हुआ, टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रीच कर चुकी है। ऑप्शन ए। सिक्स्थ, a consumer is in equilibrium when marginal utilities are, नोट करो यहां पे marginal utility नहीं utilities लिखा हुआ है, बोला है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब marginal utilities यानी कि दो marginal utilities आपस में क्या हो जाती है? इंक्रीज कर रही होती है, दोनों बराबर हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, या फिर हाईएस्ट हो जाती है। क्या सही जवाब आएगा? इक्विलिब्रियम पे हम पढ़ के आए कि सैटिस्फैक्शन हाईएस्ट होना चाहिए, लेकिन mu हाईएस्ट हो इसकी बात नहीं हो रही होती है। क्या बात हो रही होती है? कि टोटल एक्सपेंडिचर से हाईएस्ट मिलना चाहिए हमें सैटिस्फैक्शन, एंड वो कब मिलता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो जाते हैं? तो मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि यानी यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर मनी का जिक्र नहीं किया हुआ है या दो कमोडिटीज का जिक्र नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे कि अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बोला वो यूटिलिटीज, यानी कि मेरे पास दो mu है। अब जब मैं दो mu को कंपेयर कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वन कमोडिटी केस में कि मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी मनी का बराबर होना चाहिए। टू कमोडिटी केस में एक चीज की मार्जिनल यूटिलिटी एंड दूसरी चीज की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि चाहे मैं अपना 1 रुपया इस पे खर्च करूं, चाहे 1 रुपया इस पे खर्च करूं, दोनों ही मुझे बराबर सेटिस्फैक्शन देंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। When mu is positive, what happens to tu? जब mu पॉजिटिव है, यानी कि उसकी वैल्यूज अभी जीरो या नेगेटिव नहीं पहुंची है, पॉजिटिव है, तो tu का क्या हाल होगा? देखो mu क्या है? एडिशन इन tu। तो अगर tu में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू हर स्टेप पे ऐड हो रही है तो tu क्या करेगा? डिक्रीज करेगा? नहीं। क्या करेगा? हाईएस्ट हो जाएगा? नहीं। क्या करेगा? कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव ही नहीं आएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? टीयू हर बार थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करेगा एट अ डिमिनिशिंग रेट। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अगले पे चलते। देखो ये सैंपल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए दो यहाँ पर अटैच किए आंसर्स के साथ, ताकि आप समझ सको कि जो हम बोल रहे हैं कि कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम हमने समझ लिया कि कैसा पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड वहां हमारे नंबर कट जाते हैं। फिर हम कहते हैं सही तो लिखा है, नंबर क्यों कटे? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के राइट वर्ड्स वहां पर यूज नहीं कर रहे हो। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में जब भी आप आंसर्स लिखोगे, ये बहुत जरूरी पार्ट है आपके आंसर्स का कि उसमें सही शब्दावली यूज हो, आपके शब्द सही होने चाहिए, वही शब्द आपको नंबर दिला के जाएंगे।
बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें कि आप इंग्लिश का एक आंसर लिख रहे हो तो आपके टीचर्स उसमें आपको कह सकते हैं कि कोशिश करके अच्छे वर्ड्स यूज करो, नाइस इंग्लिश के वोकैब यूज करो, ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे, आपके आंसर के इमोशंस क्लियर हो। उसी तरीके से जब आप इकोनॉमिक्स में आंसर फ्रेमिंग करोगे ना, तो आपके आंसर में सही शब्दकोश का होना बहुत जरूरी है। अगर राइट वर्ड्स, राइट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आप लिख नहीं रहे हो तो आपका आइडिया डिलीवर नहीं हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है, तो सिर्फ ये नहीं बोला मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, उसके साथ साथ बोला है कि मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा, परचेज ऑफ अ कमोडिटी से मिलेगा, एंड उस कमोडिटी पे वो क्या कर रहा है, अपना गिवन इनकम खर्च कर रहा है। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि अब जो भी उसका एक्सपेंडिचर प्लान है उसमें कोई और बदलाव नहीं आ सकता। वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन गेन कर रहा है अपने जो भी उसका एक्सपेंडिचर स्केड्यूल है, जो भी अपना बजट है, उसमें और कोई बदलाव की जगह नहीं है। जितने पैसे उसके पास है उससे वो मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है। यानी कि वो कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी वो चाहकर अपने इनकम प्लान में चेंज नहीं करना चाहेगा, एक्सपेंडिचर प्लान में चेंज नहीं करना चाहेगा। जब हम ऐसे शब्द इंट्रोड्यूस करेंगे ना अपने आंसर्स में, तो हमारे आंसर ज्यादा इफेक्टिव लगेंगे। व्हाट इज मेंट बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अब हम लिख दे यूटिलिटी मीन्स सैटिस्फैक्शन, नहीं, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि किसी कमोडिटी की वांट सैटिस्फाइंग पावर को क्या बोला जाता है, उसकी यूटिलिटी बोला जाता है। कुछ शब्द ही एक्स्ट्रा ऐड हुए, पर यहां पर इन शब्दों की वजह से आइडिया जो है यूटिलिटी का वो बेटर कम्युनिकेट हो रहा है। किसको बात समझ में आ रही है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरीके के। एक पर्सन है जिसका टोटल यूटिलिटी स्केड्यूल दिया हुआ है एंड बोला है कि मार्जिनल यूटिलिटी निकाल के बताओ। कैसे निकालोगे? हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी किसकी वैल्यू होती है, जंप की वैल्यू होती है हर एडिशनल यूनिट पे। यहां पे कितना जंप आया, 1 यूनिट का। टोटल यूटिलिटी में कितना जंप आया, पहले 50 थी 1 यूनिट कंज्यूम करके, जब दूसरी यूनिट कंज्यूम हुई तो पहले और दूसरी की सैटिस्फैक्शन को जोड़ दिया गया एंड टोटल 95 बना। तो अगर मुझे पता करना हो कि दूसरी यूनिट ने मुझे कितना सेटिस्फाई किया, एडिशनल यूनिट का सेटिस्फैक्शन यानी कि एम यू कितना है, तो मैं क्या करूंगी, 95 माइनस 50। मुझे क्या पता लग जाएगा, सेकेंड यूनिट की से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। अगर मैं बात करूं थर्ड यूनिट का, कैसे पता करूं? सेकेंड यूनिट तक 95 था, थर्ड पर आते आते क्या हो गया, 130 हो गया। कितना बड़ा है चेक कर लूंगी, 130 माइनस 95, थर्ड का पता लग जाएगा। फोर्थ का कैसे पता करूंगी, 152 माइनस 130। फिफ्थ का कैसे पता करूंगी, 157 माइनस 152। यानी कि मैं कर क्या रही हूं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस n। क्या मतलब है, अगर मैंने टोटल यूटिलिटी फोर्थ की उठाई, हाँ या ना, एंड टोटल यूटिलिटी n माइनस 1 का मतलब है 4 की उठाई, अब किसकी उठाओ, 3 की उठाओ। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 52 माइनस 130। मेरे को पता लग जाएगा कि फोर्थ यूनिट ने मुझे कितना सेटिस्फाई किया। यानी कि ये जो फॉर्मूला है किसके इक्वल है, एम यू एन के। आंसर्स देखें, क्या आंसर्स निकले, आप लोग कैलकुलेट करो, आंसर्स मत देखो, चाहे रोक लो वीडियो को। आंसर्स क्या आ गए हमारे पास, 95 माइनस 50 45। पहले यूनिट तो सेम ही सेटिस्फैक्शन देखी जा रही है, TUMU बराबर ही होंगे फर्स्ट यूनिट के लिए। सेकंड यूनिट में टोटल 95 है, लेकिन सेकंड यूनिट से मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 45 का। थर्ड यूनिट से मुझे मिला 35 का। जब मैंने इन तीनों को जोड़ा तो 130 बन गया टोटल यूटिलिटी। जब मैंने इन चारों को जोड़ा 152 बन गया। लेकिन फोर्थ यूनिट ने मुझे एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन दिया, 22 का। फिफ्थ यूनिट ने मुझे एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन दिया, सिर्फ 5 का। किसको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एमयू को फाइंड आउट कर सकते हो। और देखते हैं, अगर आपको क्या दिया हो, मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है, बोला कि टोटल यूटिलिटी निकालो। कैसे निकालोगे, हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ जोड़ के टोटल बनता है 25 एंड 20 को जोड़ देंगे, कितना बन गया, 25 प्लस 20।
देन क्या करूंगी, 25 प्लस 20 हम मान ले 45 आ गया हमारे पास। अब 45 में तीसरा यूनिट का सेटिस्फैक्शन भी जोड़ दूंगी, 45 प्लस 14। किसको बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना टोटल यूटिलिटी ढूंढ लेंगे। हमें बेसिकली प्लस ही तो करना है। 20 और 25 को जोड़ा कितना आ गया, 45। 45 और 14 को जोड़ा, 14 को जोड़ा कितना आ गया, 59। 59 और 7 को जोड़ा कितना आ गया, 68। 68 में जीरो जोड़ा लास्ट में, एमयू क्या था, जीरो था, जीरो जोड़ा क्या आ गया, 68 ही रह गया, कुछ भी और एडिशन नहीं हुआ। किसको बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप अपना टीयू, ये चीजें तो मुझे आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब ये कैलकुलेशंस तो करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आपको आता है। इसमें हमने बस क्या देख लिया कि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी एक्स की वैल्यू दी हुई है 5, पी वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने गलत नोट कर ली है, पी वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 10 रुपीज, यानी कि बेसिकली दो गुड्स है, एक्स है वाई है, एंड हमें उनके प्राइजेस दिए हुए हैं। एक्स का प्राइस है 5 रुपए, वाई का प्राइस है 10 रुपए। अब बोला कि इक्विलिब्रियम निकाल के बताओ टू कमोडिटी केस में। इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है, फटाफट से बताएंगे। mu x अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए mu y अपॉन पी वाई। जब हम ये करते हैं हमें पता क्या लगता है, अगर 1 रुपया x पे स्पेंड किया है कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 1 रुपया y पे स्पेंड किया है कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एंड जब ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। हाँ या ना? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाँ है ना? हमारे पास पी एक्स भी गिवन है, पी वाई भी गिवन है, एंड हमें अलग अलग एम यू एक्स एम यू वाई भी गिवन है। तो फटाफट से फाइंड करेंगे अपन लोग क्या, एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स। करो भाई डिवाइड, 100 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 20। 80 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 5 1 जा 5, हाँ या ना? 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। Then again 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, then 5 1 जा 5 and 0। ये हमारे पास आ गए एम यू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स, ऐसी एम यू वाई डिवाइड बाय पी वाई अपन लोग निकाल लेंगे। करो डिवाइड, 160 डिवाइड बाय 10, ये तो यही आ गया सीधा 16 15 12 एंड 11। हाँ ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया। नाउ हम क्या नोटिस कर रहे हैं, किस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि आपका एम यू एक्स और पी एक्स बराबर है, हाँ या ना? यानी कि अगर आप 3 यूनिट्स ले लो इसकी और 3 यूनिट्स ले लो इसकी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि थर्ड यूनिट जो आपको खरीदना है, चाहे इसकी खरीदो चाहे इसकी खरीदो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुके हो। एज सिंपल एज। किसको बात समझ में आ रही? हाँ है ना? इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल सकते हैं कि वो आपको एक सिचुएशन दे दें, बोले कि वन कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पे आप किस पॉइंट पर पहुंचोगे। हाँ, लेकिन वहां पर एक चीज होगी, यहाँ पर अगर हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करें थोड़ा सा, मान लो जो ये पी वाई वाली चीजें है मैं इसे एलिमिनेट कर देती हूँ, 2 कमोडिटी की जगह 1 कमोडिटी कर देती हूँ। हाँ या ना? सारा क्वेश्चन सेम टू सेम ही है। यहाँ पे मुझे मतलब एग्जामिनर को आपको एम यू एम की वैल्यू देनी पड़ेगी। एम यू एम इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कि 5 है, समझ लो। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, 5 की जगह 20 मान लेते हैं इसे। यानी कि क्या बोला हुआ है कि 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, 20 है। किसको बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे खर्चा कितना हो रहा है, 5 रुपए। तो अगर मैं 5 रुपए खर्चा करूंगी तो 5 इंटू 20 हो जाएगा 100। यानी कि मनी का सेटिस्फैक्शन कितना हो गया मेरे पास, 100 हो गया 5 रुपए के लिए। 5 रुपीज मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन देंगे। कॉमोडिटी मुझे कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है, 100 80 60 50। तो मैं कहाँ रुक जाऊंगी, जब मेरा एम यू एक्स और एम यू एम क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। यानी कि दिस एंड दिस। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कंपेयर किया एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। यहाँ पे मैंने यही किया ना, 5 इंटू 20 क्या था, ये मुझे मनी का सेटिस्फैक्शन गिवन है, 1 रुपए का सेटिस्फैक्शन गिवन है। मैं कितना खर्चा कर रही हूँ, 5 रुपए। तो मैंने 5 रुपए का मनी सेटिस्फैक्शन निकाल लिया, कितना आ गया
100 आ गया, फिर मैंने उसको किसके साथ कंपेयर कर दिया, MUX के साथ कंपेयर कर दिया, जिस पॉइंट पे वो मिल जाएगा वो हो जाएगा। ये ना यूज करती तो कैसे कर सकती थी, MUX अपॉन TX कर सकती थी, 100 डिवाइड बाय कितना है 5, कितना आ गया 20। मनी का सेटिस्फैक्शन कितना था, 1 रुपए का 20, फिर भी क्या हो जाता, कंपेयर हो जाता एंड मैं अपने आंसर तक पहुंच जाती। मतलब क्या है, जब भी आप डिवीजन कर रहे हो उसका मतलब क्या है, जब मैंने ये चीज लिखी इसका मतलब क्या है, जब मैं 100 को, जो यूटिलिटी है कमोडिटी को, उसको 5 यानी कि प्राइस से डिवाइड कर रही हूँ, डिवीजन करके मुझे मिल क्या रहा है कि 1 रुपए ने कमोडिटी, 1 रुपए ने मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन दिया। अगर वो सेटिस्फैक्शन मनी के सेटिस्फैक्शन के बराबर होगा देन चीज खरीदी जाएगी, आप इक्विलिब्रियम पे होगे, वरना चीज नहीं खरीदी जाएगी। अगर क्या होगा, गुड आपको कम सेटिस्फाई करेगी, ज्यादा सेटिस्फाई करेगी तब भी खरीद लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइसक्रीम सोल्ड की जा रही है, सेल की जा रही है फॉर 30 रुपीज। लक्ष्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो 3 आइसक्रीम्स ऑलरेडी खा चुकी है। हर MU फॉर ईटिंग 3 आइसक्रीम्स, यानी कि MU3 कितना गिवन है मुझे, 90 गिवन है। सपोज दैट MU ऑफ 1 रुपीज इज 3, MUM गिवन है 3 यूटिल्स। शुड शी ईट मोर और शुड शी नॉट। देखो 1 कमोडिटी है, मेरे दिमाग में फर्स्ट चीज हिट करनी चाहिए कि अगर इक्विलिब्रियम पे हुई तो फिर और नहीं खाएगी, अगर अभी सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुआ मनी के सेटिस्फैक्शन से फिर खा लेगी, यानी कि मेरे दिमाग में होना चाहिए MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM। ये कंडीशन में अभी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। तो सबसे पहले MUX आपको गिवन है कितना है 90, PX आपको गिवन है कितना है 30, हाँ या ना। अब कटो इसे, 3 आ गया इज इक्वल्स टू 3। ये किसकी वैल्यू है कि आपको 1 रुपया, लक्ष्मी को 1 रुपया खर्च करके आइसक्रीम से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 3 यूटिल्स की। मनी का सेटिस्फैक्शन कितना बताया क्वेश्चन में, 3 यूटिल्स का। अब ये बराबर है, यानी कि अगर लक्ष्मी ने और आइसक्रीम खाई तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो हमें पता है डिमिनिश ही करती है हर एडिशनल यूनिट के साथ। तो अगर वो अभी मनी के बराबर खड़ी है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिरी आइसक्रीम की तो वो नीचे हो जाएगी मनी से एंड वो कंजम्पशन यहां पर नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम पे वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कंज्यूमर करेगा कंजम्पशन, कंज्यूमर नहीं करेगा कंजम्पशन। इस तरीके के सवाल आपके सामने रखे जा सकते हैं। और देखते हैं कुछ ट्रिक क्वेश्चंस मैंने आपके लिए क्या किया, यहाँ पर लिख के तैयार कर दिए हैं। लेट्स गिव इट अ रीड एंड समझने की कोशिश करते हैं। इनके आंसर्स आप खुद लिखेंगे, मैंने यहाँ पर इनके आंसर्स नहीं लिखे हैं। इफ MUX इज डिवाइडेड बाय PX इज ग्रेटर देन MUX by PX is greater than MUY upon PY। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, साथ में पूछा है कि कंज्यूमर और कमोडिटी Y खरीदेगा एंड लेस खरीदेगा कमोडिटी X। बोला है कि इस सिचुएशन में खड़े होके Y मोर खरीदेगा, X लेस खरीदेगा। ये बात सही है, गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों। सेटिस्फैक्शन कहां ज्यादा है, X आपको हायर सेटिस्फैक्शन दे रही है, तो मान लो अगर आपने क्या किया, सेटिस्फैक्शन X ज्यादा दे रही है लेकिन आपने Y का कंजम्पशन बढ़ा दिया, तो इसकी सेटिस्फैक्शन, इसका पलड़ा तो ऑलरेडी वीक है और एडिशनल कंजम्पशन करके मार्जिनल यूटिलिटी और घटेगी, यानी कि जो डिफरेंस है ये और बढ़ जाएगा, आपको X की और ज्यादा जरूरत महसूस होगी। लेकिन अगर मैं ऑपोजिट करूं, मैं X को क्या कर लूं, ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दूं, X मैंने जैसे ही ज्यादा लूंगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, यानी कि ये साइड क्या होगा, इस साइड की वैल्यू छोटी होगी एंड Y क्योंकि कंज्यूम कम कर रही हूं, Y मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, तो ये इम्बैलेंस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा एंड आप इक्विलिब्रियम पर पहुंच पाओगे। तो यानी कि इस सिचुएशन में जब X आपको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, Y कम सेटिस्फाई कर रहा है, अब X ज्यादा खरीदने लग जाओगे। समझो इस बात को कि यहां पर कुछ
बुक आपको यही चीज हार्ड एंड फास्ट तरीके से लिख के देगी, लेकिन नॉर्मल दिमाग लगाओ ना। आपके पास एक हाथ में ऑरेंज, एक हाथ में एप्पल, आपको पता है कि मुझे ऑरेंज खा के ज्यादा खुशी मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो ऑरेंज ही खाओगे ना। हाँ, पर जैसे जैसे ऑरेंज खाते जाओगे ऑरेंज से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन घटेगा, फिर आपको एक पॉइंट लगेगा क्यों ना एप्पल भी खा लिया जाए। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर आप एप्पल और ऑरेंज के बीच में इनडिफरेंट हो जाओगे। आप बोलोगे यार चलेगा एप्पल ले आओ चाहे ऑरेंज ले आओ। वो आपका कौन सा पॉइंट होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। उसी पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं। ये गलत सिचुएशन है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? एक्स ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स को और परचेज कर, धीरे धीरे उसका सेटिस्फैक्शन घटेगा, धीरे धीरे हमारी चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है एंड कमोडिटी खरीद रहा है एक्स एंड वाई, दो कमोडिटी खरीद रहा है इक्विलिब्रियम में, बैलेंस सिचुएशन में, लेकिन एक्स का प्राइस गिर जाता है। ही स्टार्ट्स बाइंग मोर ऑफ एक्स देन वाई। आपको बताना है क्यों हुआ क्या? कंज्यूमर किस सिचुएशन में खड़ा है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। नाउ हुआ क्या कि पी एक्स जो है वो गिर गया। अब बोल रहे कि कंज्यूमर क्या करता है? एक्स ज्यादा खरीदने लग जाता है। आपको बताना है क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा है? दिमाग लगाते देखो, नंबर्स ले कुछ, मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 20 एंड 4 इज इक्वल्स टू 25 एंड 5। ये 5 रुपए की चीज थी, 25 सेटिस्फाई देके जा रही थी। ये 4 रुपए की चीज थी, 20 का सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी। अब 4 रुपए की जगह प्राइस गिरा। मान लेते कि ये वाली चीज कितने की हो गई है? 2 की हो गई है। हाँ या ना, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ये क्या हो गई है? 2 की हो गई। इसको अगर मैं काटूं, यहाँ पे 5 बनता है, बराबर है, कहने का मतलब ये पहले बराबर थे, इक्विलिब्रियम पे थे। अब अगर मैं इसे करूं 5, यहां पर सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? ज्यादा, यानी कि अभी इक्वल नहीं है, क्या साइन आ गया है? ये चीज ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। पिछला जो एग्जाम्पल था, पिछला जो क्वेश्चन था, उसमें क्या समझ के आया कि अगर कोई साइड ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी तो उसे हम उसका कंजम्पशन हम क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पे? एग्जाम्पल समझाओगे कैसे एग्जामिनर को कि हाँ ये जो बात लिखी हुई है ये बिल्कुल ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि कंज्यूमर प्राइस ऑफ एक्स गिरा एंड स्टार्ट्स बाइंग मोर ऑफ एक्स देन वाई। यस, दिस इज राइट। कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एक्स बिकॉज क्या रीजन है? X will give him more satisfaction, and as he will consume more units of X, his satisfaction for X will fall, Y will rise, and once again he will be in equilibrium. पहले लेकिन क्या कर रहा है वो? X का कंजम्पशन इंक्रीज करेगा क्योंकि उस साइड में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, X उसे अब ज्यादा सेटिस्फाई कर पा रहा है। As simple as that. Third question क्या है? Higher consumption of a commodity may lower and lower marginal utility, but never implies total utility, negative total utility. Do you agree? बोल रहे कि जैसे जैसे और यूनिट्स लेते जा रहे हो, मार्जिनल गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन टीयू नेगेटिव नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। टीयू इज एडिशन ऑफ एमयू एंड टीयू कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपको जीरो मिलने लगता है, नेगेटिव में जाता है, वहां पे कंजम्पशन रोकोगे। आप कंटिन्यू नहीं करोगे कि आपको कोई चीज डिससैटिस्फाई कर रही है, आपको बुरा फील करा रही है, फिर भी आप उसे क्या कर रहे हो? कंज्यूम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। ऐसा नहीं करोगे। जब आपको रियलाइज हो कि इस चीज से मुझे कुछ सेटिस्फाई नहीं मिल रहा है, मुझे डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, मेरा मूड खराब हो रहा है, फिर आप रुकोगे वहां पर। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी चाहे नेगेटिव चली गई, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी, जो एडिशन है, वो डिमिनिश जरूर कर सकता है, गिर जरूर सकता है, लेकिन वो नेगेटिव कभी भी नहीं जाता। तो हाँ, हम इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं एंड इसका रीजन है क्योंकि टोटल सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ रहेगा किसी भी चीज का, राइट? ओके, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। MUX divided by PX is equals to MUM when X happens to be LPG। देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, कंजस्टेड लिखा हुआ है इसलिए शायद आपको दिमाग क्लिक धीरे करता है, इसीलिए हम यहाँ पर चीजों को लिख लेते हैं। MUM
ये चीज आपको गिवन है, ये सिचुएशन आपको गिवन है एक कमोडिटी का जिसका नाम है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का वो इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको गिवन है, बोल रहे हैं वहां पर खड़े थे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सब्सिडी लगा के गवर्नमेंट ने प्राइस रिड्यूस कर दिया। पीएक्स इज लोअर्ड बाय द वे ऑफ सब्सिडीज बाय द गवर्नमेंट। पीएक्स क्या कर रहा है, फॉल किया। लास्ट क्वेश्चन याद करो, हमने देखा कि पीएक्स फॉल करता है तो यानी कि क्या होगा, अगर पीएक्स फॉल करा तो एम यू एक्स पी एक्स ग्रेटर हो जाएगा एम यू एम से। कैसे, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी हो गई ना, पहले 15 हिस्सों में बट रहा था, अब 5 हिस्सों में बट रहा है। हाँ, तो सबके हिस्से बड़ा हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा। पिज्जा है, पिज्जा को पहले 6 बच्चों में बांटा जा रहा था, अब 2 ही बच्चों में बांटा जा रहा है, तो पहले ज्यादा आ रहा था कि अब ज्यादा आएगा। ऐसे समझ लो ना, जो MUX था पहले वो ज्यादा हिस्सों में बट रही थी, ज्यादा PX की जब वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही PX गिरा अब MUX कम हिस्सों में बट रही है, यानी एक के हिस्से ज्यादा बड़ा पीस आएगा। उसी तरीके से 1 रुपए में अब कमोडिटी ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, ऐसा दिखने लगेगा हमारा इक्वेशन। यानी कि हम क्या करेंगे, LPG का कंजम्पशन इंक्रीज कर देंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका आप ये इक्वेशन बना के दिखाओगे। पहले हम यहां पर खड़े थे, अर्लियर आफ्टर फॉल इन प्राइस, हम लोग यहां पर खड़े। हाँ, तो इसका रिजल्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारी कंजम्पशन है एलपीजी की वो क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी। एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो और देखते हैं। When the price of onion is very high, a poor man simply stops buying it. Explain the economics of it using utility analysis. बोला है कि अनियन है, अनियन का प्राइस क्या कर चुका है, राइज कर चुका है। एक पुअर मैन, एक गरीब इंसान अनियन खरीदना ही बंद कर देता। क्यों भाई, क्योंकि इक्वेशन आपका यूटिलिटी का कुछ ऐसा दिखने लगता है, उसको उसका पैसा ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कंपैरेटिवली इसके। क्यों, देखो एग्जांपल से मानते हैं, मान लो अनियन 10 सेटिस्फैक्शन दे रहा था एंड अनियन का प्राइस भी 10 था, मनी की यूटिलिटी भी थी 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 1 यूटिल। यानी कि कमोडिटी में 1 रुपया लगा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 1, एंड मनी का भी वही सेटिस्फैक्शन था, तो वो खरीद रहा था। लेकिन मान लो क्या हो गया, प्राइस राइज हो गए, सेटिस्फैक्शन तो अनियन उतना ही देगा, वो तो ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन प्राइस क्या हो गए, राइज हो गए, 20 रुपए हो गए। अब हुआ क्या, पैसे का सेटिस्फैक्शन तो चेंज करेगा नहीं, हमें पता है मनी का सेटिस्फैक्शन क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई भी बदलाव देखने नहीं मिलता। तो यहां पे होगा क्या, इसको कैलकुलेट करो, क्या आया, मनी का सेटिस्फैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन से। 1 रुपया खर्च करके कमोडिटी से आपको मिल रहा है इतना सेटिस्फैक्शन, उसी 1 रुपया को अगर जेब में रखते हो तो आपको मिलता है 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन, तो जेब में ही रखोगे, क्यों दोगे। इसीलिए पुअर मैन क्या कर देगा, अपना कंजम्पशन रोक देगा। इस तरीके की आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको लिखना कैसे आप दिखाओगे। अर्लियर सिचुएशन था, ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो कि हाइपोथेटिकली वी अज्यूम कि एक इकोनॉमी में इतने प्राइजेस है अनियन के एंड पहले ये प्राइजेस थे बाद में बदल के ये हो गए, तो यहां पर वी ऑब्जर्व दैट the satisfaction derived from onion is less than that of money. That's why he stops spending money on the onion. इस तरीके से हमें स्टेप्स में अपने आंसर को बहुत खूबसूरती से हम अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। और कुछ देखो थ्योरी क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका मैंने जिक्र नहीं किया, वो मेरे हिसाब से हम कर लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बुक्स में आंसर क्लियरली मिल जाते हैं। ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, टीयू एमयू की डेफिनेशंस क्या है, या फिर इनका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बेटर आप दिखा सकते हो अगर आप क्या करोगे, ग्राफ दिखा दोगे जिसमें आपका एमयू क्या कर रहा है, एक 0 पॉइंट है
mu इज इक्वल्स टू 0 और एक mu इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है एंड बाकी में mu डिक्लाइन कर रहा है। TU यहीं से शुरू होगा, हाँ या ना, ये TU का मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसके बाद आपका ग्राफ क्या करना चाहिए, डिक्लाइन करना चाहिए। इसको बोल दो कि ये क्या है, TU मैक्स। इस तरीके से आप अपने ग्राफ्स दिखा सकते हो, रिलेशनशिप बता सकते हो डायग्रामेटिकली, वो इम्पैक्टफुल लगता है, समझ आसानी से आ जाता है कि आपको समझ आया हुआ है, आंसर पे टिक ऑटोमेटिकली बजने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बारे में बताओ कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, उसके अजम्पशंस बताओ कि क्या मान के चल रहे हैं, 2 अजम्पशंस लिख दोगे, या एक्सेप्शंस बताओ कि कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, जहां आपकी हॉबी बन जाएगी वहां पे यूटिलिटी नहीं घटेगी। ठीक है, कोई रेयर आइटम है वहां पे यूटिलिटी नहीं घटेगी। इस तरीके के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है लिमिटेशन बताओ, लिमिटेशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि जो तरीका पढ़कर आए हो इसमें कमियां क्या हैं, तो उधर आप हाईलाइट करोगे कि इसमें कमी है कि लोग मान के चल रहे कि आप सैटिस्फैक्शन को 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर दे सकते हो, जिसका कोई भी डिफाइंड रूल नहीं है कि कैसे देना नंबर। हमें तो नहीं पता ना किसको 5 मानना है, किसको 10 देना है, किसको 20 देना है, किसको 100 देना है, वी डोंट नो दैट। तो कौन डिफाइन करेगा क्या स्केल है, उसका कोई रूल नहीं है, जिसकी वजह से कार्डिनल नंबर्स के प्रेजेंस की वजह से जो ये यूटिलिटी एनालिसिस का तरीका है उतना अच्छा नहीं है। इसी की वजह से हमें ऑर्डिनल मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। जो इनडिफरेंस कर्व का तरीका है वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ज्यादा एप्लीकेबल लगता है, इसीलिए हम अगले चैप्टर में उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर्स लिए गए हैं उनका कोई भी रूल नहीं है कि किस तरीके से आप उन नंबर्स को असाइन अलॉट करोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, होपफुली वो तो हम लिख लेंगे। थ्योरी है बेसिकली जो हमें बुक में से आंसर्स मिल जाएंगे। जो ट्रिक क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपनी बैक एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे, हॉट्स, इवैल्यूएशन बेस्ड, रीजन बेस्ड, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स वाला सेक्शन होगा वहां पर जाके डू फाइंड सच क्वेश्चंस, प्रैक्टिस इट आउट। देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि वो आपको कुछ अगर सिचुएशन क्रिएट करनी है कि यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, तो आप बता पा रहे हो कि अगर प्राइस गिरा है तो वो चीज अब ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने लगेगी, क्योंकि अब वो कम हिस्सों में बट रही है, सेटिस्फैक्शन कम बट रहा है, ज्यादा बड़े बड़े हिस्से आएंगे सेटिस्फैक्शन के 1 रुपए के पीछे, इसका मतलब हम उसे कंज्यूम ज्यादा करेंगे। नहीं समझ आती है बात, देसी दिमाग लगाओ कि अगर सेम डेरी मिल्क की चॉकलेट सस्ती हो गई तो हम लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे सोच के कि यार मजा आ गया, 20 रुपए देने के लिए, तो जब पहले उस चॉकलेट के लिए 40 रुपए लगते थे ना, तब लगता था यार 40 रुपए की चॉकलेट है, नहीं यार महंगी है, 40 रुपए का माल नहीं है। लेकिन जब 20 की हुई तो हुआ अरे 20 की मिल रही है, फटाफट ले लो यार, बढ़िया बढ़िया चीज है। यानी कि हुआ क्या कि अब आपको अपना 1 रुपया खर्च करके कंपेरेटिवली ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, इसीलिए आप उसे खरीदने लग गए। एज सिंपल एज दैट, हाँ है ना। यानी कि बेसिकली चैप्टर नहीं समझ में आ रहा तो आपको खुद को समझने से शुरू करना चाहिए कि आप कैसा बिहेव करोगे अगर चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो आपको कैसा सेटिस्फैक्शन मिलने लग जाएगा, कैसे आप फील करोगे अगर पिज्जा के 1 पीस की जगह आपको पूरा का पूरा आधा पिज्जा ही मिल जाए, हाँ है ना। इस तरीके की बातों से खुद को समझाने की कोशिश करो, एग्जाम्पल्स अपने आसपास ढूंढो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, गेट इन टच विद अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे।